तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी को प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पोलेराइड के बारे में बताया था, संरचना कार्यविधि को समझाया था, साथ ही में पोलेराइड के उपयोग भी मैंने आपको समझाए थे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है या अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेलस का नियम। इस चैप्टर में दो नियम थे, एक ब्रूस्टर का नियम और एक मेलस का नियम, और ये दोनों नियमों से एक नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लेकिन ब्रूस्टर का नियम इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं आने की। लेकिन मेलस के नियम आपके सिलेबस में है तो इसके आने की 100% गारंटी है कि ये आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इस क्लास को लीव नहीं कीजिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेलस का नियम आप कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरी बात को सुन लेते हैं। मैंने आप लोगों को पोलेराइड के बारे में बताया था, तो सबसे पहले हम पोलेराइड में जो बताए थे कुछ बातें पोलेराइड के लेकर के यहाँ पर, तब इस नियम को बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम पोलेराइड आपके सामने एक बना देते हैं। पोलेराइड क्या थी? एक नाइट्रोसोलरस की एक पतली फिल्म थी। इस नाइट्रोसोलरस की पतली फिल्म पर हम क्या किए थे, जो कार्बनिक यौगिक हरपेथाइड था उसके क्रिस्टल काट लिए थे और इसके ऊपर हमने क्या किया था भाई, बिछा दिया था। ठीक है, बिछा दिया था, हरपेथाइड के क्रिस्टलों को ऐसे बिछा दिया था और ध्यान रखा था कि जो ये हरपेथाइड के क्रिस्टल हैं इन सबकी जो प्रकाशिक अक्ष हो, ठीक, ये क्या हो भाई, परस्पर समांतर हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग जो है आप क्रिस्टल इस तरीके से रख दें कि सबकी प्रकाशिक अक्ष अलग अलग हों, सबकी प्रकाशिक अक्ष समांतर होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया था, कांच की दो प्लेटों के बीच इसे ऐसे रख दिया था, ठीक है, विशेष विधि द्वारा। फिर इस प्रकार यहाँ पर इस किसका निर्माण हो गया था, पोलेराइड का निर्माण हो गया था। अब पोलेराइड को चाहे आप वृत्ताकार काट लीजिए, ठीक है, आपने पोलेराइड बना लिया, चाहे उसको वृत्ताकार काट लीजिए और चाहे इसे आप जैसे भी इच्छा हो वैसे काट लीजिए, वर्गाकार, वृत्ताकार, षडभुजाकार, जैसे इच्छा हो। काटने के पश्चात हम क्या किए थे, हमने कहा था एक पोलेराइड यहाँ पर रखेंगे और दूसरा पोलेराइड हम यहाँ पर रख देंगे। मान लीजिए दूसरा पोलेराइड यहाँ पर रख दिया, तो मैंने कहा था कि जब इस पोलेराइड पर हम अध्रुवित प्रकाश क्या करते हैं भाई, अभिलंबवत आपतित करते हैं। तो पोलेराइड के अंदर क्या खास बात होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो पोलेराइड है इसकी प्रकाशिक अक्ष कुछ इस तरीके से है। तो पोलेराइड के अंदर ये खास बात है कि जब इस पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाएगा, इस अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाएगा, तो ये पोलेराइड क्या करेगा, अध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के उन्हीं कंपनों को बाहर निकलने देगा जो इसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या है, समांतर हैं। तो ये जो अक्ष है इस पोलेराइड की, इस अक्ष के समांतर जो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वही इससे बाहर निकलेंगे। ठीक, तो ऐसे अगर अक्ष है तो वैद्युत वेक्टर के कंपन ऐसे वाले ही बाहर निकलेंगे, बाकी को क्या कर लेगा ये पोलेराइड, अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं भैया, समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश। अब आगे एक अन्य पोलेराइड ले लेते हैं, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस पोलेराइड को आप चाहे जैसे घुमाएं, आपको यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश हर स्थिति में मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसे घुमाने पर कोई ऐसी स्थिति आएगी कि प्रकाश यहाँ पर नहीं आएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश है इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, तो आप जिस दिशा में घुमाओगे उस दिशा के वैद्युत वेक्टर बाहर आ जाएंगे। ठीक, उस दिशा के जो वैद्युत वेक्टर होंगे जैसे इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे, बस तुरंत आपका प्रकाश निकलेगा। मतलब किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ प्रकाश नहीं निकलेगा, हर स्थिति में निकलेगा। लेकिन इसके आगे जैसे हम कोई दूसरा पोलेराइड लगा देते हैं और उसकी भी अक्ष, प्रकाशिक अक्ष कुछ ऐसे हैं, समझ लीजिए ऐसे हैं, तो अगर प्रकाशिक अक्ष जो हैं, इस पोलेराइड की प्रकाशिक अक्ष जो है इस पहले वाले पोलेराइड की प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, तब तो ये जो प्रकाश समतल ध्रुवित है ये बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन अगर ये जो दूसरे वाला हमारा पास पोलेराइड है इसकी प्रकाशिक अक्ष जो है वो समांतर नहीं है, क्या भाई, समांतर नहीं, वो मान लीजिए ऐसे हैं, जो कि इसकी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हैं। आप देखिए इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे है और इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे, तो ये परस्पर क्या हो गई, लंबवत हो गए। अर्थात हम कह सकते हैं इसको ध्रुवक बोलते हैं, इसको विश्लेषक बोलते हैं, अभी बता रहे हैं क्यों बोलते हैं। ठीक, तो इनकी प्रकाशिक अक्ष परस्पर लंबवत हो गई और लंबवत होने की स्थिति में जो ये प्रकाश है ये बाहर निर्गत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा ऐसे है। ठीक, और यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हो ध्रुवण की दिशा दूसरे पोलेराइड की, वो आपकी क्या है, इसके लंबवत है, तो क्या करेगा ये, इनको बाहर निकलने ही नहीं देगा, इनको अवशोषित कर लेगा। तो इस स्थिति में जो प्रकाश होता है वो निर्गत हमें नहीं मिलता है, अर्थात निर्गत प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होता है इस स्थिति में। समझ पा रहे हो ना? तो आपने देखा कि यहाँ पर जो दूसरा वाला पोलेराइड है
ये चेक कर रहा है कि जो पहले वाले पोलराइड से प्रकाश आ रहा है वो ध्रुवित है कि अध्रुवित है। क्यों? आपने देखा कि अगर प्रकाश ध्रुवित है तो इसको घुमाने पर, अर्थात इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और इसकी प्रकाशिक अक्ष की दिशा अगर परस्पर लंबवत हो जाती है तो प्रकाश नहीं निकलता है, और अगर तब प्रकाश निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है। जैसे आपने इसको घुमाया था तो चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाया प्रकाश जरूर बाहर निकला, वैसे अगर इसको घुमाने पर प्रकाश नहीं निकलता है तब तो ये समतल ध्रुवित होगा, और इसको घुमाने पर अगर प्रकाश निकलता है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश समतल ध्रुवित नहीं है, तभी इसको हम घुमा रहे हैं तो प्रकाश निकल रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अर्थात ये जो दूसरा वाला पोलराइड होता है ये क्या करता है, ये जांच करता है कि जो पहले पोलराइड से प्रकाश निकल रहा है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है कि अध्रुवित प्रकाश है। इस वजह से दूसरे वाले पोलराइड को हम क्या बोलते हैं भैया? विश्लेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषक। और पहले वाले प्रकाश को क्या, पोलराइड को क्या बोलते हैं? ध्रुवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवक। तो मेलस के नियम में ध्रुवक और विश्लेषक दो वर्डों का यूज किया गया है, तो समझिए पहले ध्रुवक है क्या, विश्लेषक है क्या। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यह बताया गया मेलस के नियम में कि जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हमारा ध्रुवक है, इससे निकलने वाला जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, किसी विश्लेषक पर गिरता है। आगे इसके क्या है? विश्लेषक। और इस विश्लेषक पर जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अर्थात इस विश्लेषक से जो प्रकाश निकलेगा उसकी जो तीव्रता आई है, तीव्रता आई, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा और ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो ध्रुवण की दिशा है, ध्रुवक के ध्रुवण की दिशा मतलब ध्रुवक की प्रकाशिक अक्ष और जो हमारा ये है क्या कहते हैं विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष, इसके बीच मान लीजिए अगर कोई एंगल बन रहा है, इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसी, इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसी, तो एंगल जो बन रहा है थीटा, इस एंगल के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अगर हम मान लें कि जो विश्लेषक है इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है? आई है, तो ये जो तीव्रता आई है, ठीक है, वो इस ध्रुवक की ध्रुवण दिशा और इस विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के बीच बना जो कोण है थीटा, थीटा की कोज्या, कोण के कोज्या, तो कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोण की कोज्या, कोण है थीटा और कोज्या कॉस होता है, इस कोज्या के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। आई कुछ बात समझ में? अर्थात हम कह सकते हैं आई अनुक्रमानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट। क्या आ जाएगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। भैया यही मेलस का नियम है, जहाँ आई नॉट क्या है? आई नॉट जो यहाँ पर ये प्रकाश आ रहा है ध्रुवक से निकलने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता है। तो जहाँ आई नॉट क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। क्या है भैया? समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। ध्रुवित प्रकाश की क्या है? तीव्रता है। और यही क्या है भैया? यही मेलस का नियम है। ठीक, ये जो आपका निकल के आया पूरा यही मेलस का नियम है। अब आगे यहाँ पर हम कुछ स्थितियाँ पढ़ेंगे, तो अगली हेडिंग आप लगा सकते हो स्थितियाँ। पहली हेडिंग, पहली स्थिति क्या हो जाएगी? पहली स्थिति ये कि अगर ध्रुवक की प्रकाशिक अक्ष और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्ष ये परस्पर समांतर हो जाए, अर्थात जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी हो जाए, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जब हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि इसकी प्रकाशिक अक्ष और इसकी प्रकाशिक अक्ष अगर परस्पर समांतर हो गई तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इस स्थिति में जो आई का मान हो जाएगा वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई होगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट के क्या होगी? इस स्थिति में बराबर होगी। ठीक, अगर इसकी प्रकाशिक अक्ष और इसकी प्रकाशिक अक्ष क्या है? परस्पर समांतर है ध्रुवक और विश्लेषक की, तो जो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होगी वही क्या होगी? इस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। यानी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपस में क्या होगी? बराबर। दूसरी स्थिति ये है कि इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे हो और इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे हो, अर्थात इनकी और इनकी अक्षों के बीच का जो एंगल बने, अर्थात जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखिएगा आई बराबर आपको कितना मिलेगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? आपको होगी 0 होती है, 0 का गुणा आई नॉट से होगा, तो इस स्थिति में जो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो कितनी होगी भैया? 0 होती।
जब प्रकाश नहीं निकलेगा तो तीव्रता तो शून्य होगी ही, अभी मैंने आपको बताया। तीसरी स्थिति ये कि जब ध्रुवक ना हो, जब, चलो हम ध्रुवक को उठा के अलग कर दें, जब ध्रुवक ना हो। अच्छा, ध्रुवक अगर नहीं होगा तो तुम बताओ क्या समतल ध्रुवित प्रकाश हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्रुवक ही तो समतल ध्रुवित प्रकाश बना रहा है। तो ध्रुवक अगर नहीं होगा तो जो अध्रुवित प्रकाश है वो विश्लेषक पर आपतित होगा, होगा कि नहीं होगा? और जब अध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर आपतित होगा तो उस स्थिति में कॉस स्क्वायर थीटा का हम औसत मान लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान लेते हैं। तब जो आई का मान होता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां हम कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान लेते हैं जो कि 1/2 होता है। तो इस स्थिति में जो आई होता है वो आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है? 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होगी, क्योंकि यहाँ पर आई नॉट क्या होगी? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होगी, क्योंकि ध्रुवक है ही नहीं तो प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित होगा। तो अध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसकी आधी होगी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। कब? जब ये ध्रुवक आपका नहीं होगा। तो ये था मेलस का नियम और ये इसकी 3 स्थितियां थी, और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अब कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। कल की क्लास में आप लोगों को हम कुमार मित्तल बुक से मेलस के नियम पर आधारित जितने न्यूमेरिकल है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रूस्टर का नियम बचा नहीं है तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा नहीं। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस पर आधारित जितने न्यूमेरिकल कल के क्लास में डिस्कस कर दी जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।